लंदन उर्दू वॉइस। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, लंदन उर्दू वॉइस की जानिब से यूसुफ अब्राहम का आदाब। पेश खिदमत है मजमून का दूसरा हिस्सा। उन्वान है अदब का तरक्की पसंद नज़रिया। तहरीर फैज़ अहमद फैज़। अब यहाँ से इख्तलाफात शुरू होते हैं। हमारे बुजुर्गवार फरमाते हैं कि आर्ट, कल्चर, अदब ये सब खुदरौ पौधे हैं और दीन की तरह इनमें जबर कतन जायज़ नहीं। इनमें रुझानात पैदा होते हैं, पैदा किए नहीं जाते। मान लिया साहब, रुझानात पैदा होते हैं, लेकिन आखिर कैसे? यही ना कि किसी बड़े अदीब या चंद अदीबों ने ख़ास हालात से मुतासिर होकर ख़ास ढंग से कुछ लिखा और दूसरे लिखने वाले उनकी पैरवी करने लगे, रुझान पैदा हो गया। लेकिन क्या हम ये नहीं कह सकते कि इस तर्ज पर सबसे पहले लिखने वाले या लिखने वालों ने ये रुझान पैदा किया? शायद आप फरमाएं उन्होंने किया नहीं, उनसे हो गया। लेकिन मैं अदीब को इतना हकीर नहीं समझता। वो इतना बेशऊर जानवर नहीं है। ये नहीं कि लिखते वक्त कोई समावी रूह हुलूल कर जाए और तौअन व कराहन उसकी इताअत करना पड़े। एक अच्छे अदीब को अपने इरादे और अपनी क़ुव्वत तख्लीक पर यकीनन इतनी कुदरत होती है कि वो जो कुछ लिखे अपने फ़लसफ़े, अपने नज़रिए के मुताबिक लिखे। अगर उसके नज़रिए में खुलूस और जान है तो इससे एक नए रुझान की तख्लीक भी नामुमकिन नहीं। बस अदब में रुझान पैदा करना और अदब के ज़रिए से समाज में रुझानात पैदा करना इतनी मुहम्मल और ला यानी बात नहीं जितनी बाज़ हज़रात समझते हैं। अदब कोई बेजान कुल नहीं है जिसके अमल पे हमें इख्तियार ना हो। इंसान के हाथ में उसकी हैसियत चिकनी मिट्टी से ज़्यादा नहीं, और इसके लिए मौजू सांचे का इंतखाब करना इंसान ही का काम है। इस सारी बहस पे ये एतराज़ होगा कि मैं अदब से प्रोपेगेंडे का नीच काम लेना चाहता हूं। क्या अदब का मकसद प्रोपेगेंडा है? जी हां, कतई। अदब का नमूना आपसे कोई तजर्बा, कोई नजरिया, कोई हकीकत मनवा नहीं लेता। वो बहैसियत अदब के खाक भी अहमियत नहीं रखता। अदीब ने कुछ देखा है, कुछ महसूस किया है, कुछ सोचा है। वो कोशिश करता है कि आप भी वही कुछ देखें, वही कुछ महसूस करें, वही कुछ सोचें। अगर ये प्रोपेगेंडा नहीं है तो प्रोपेगेंडा और किसे कहते हैं? तरक्की पसंद अदब और दूसरी अक़साम के अदब में ये फ़र्क नहीं है कि ये प्रोपेगेंडा करता है और वो नहीं करता। फ़र्क सिर्फ ये है कि एक प्रोपेगेंडा सही और मुफीद है और दूसरा गुमराह कुन और मुज़िर या गैर मुफीद। तो क्या अदब और प्रोपेगेंडे में कोई फ़र्क नहीं है? फिर हम सियासी तकरीरों और सहाफ़ती मकालों को अदब क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि उनमें अदब की फ़न्नी खूबियाँ नहीं पाई जाती। उनमें बनफ्सा कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उन्हें अदब बनने से रोके। और बाज़ औक़ात सियासी तकरीरें और सहाफ़ती मज़ामीन अदब का बेहतरीन नमूना होते हैं। लेकिन लिखने वालों या बोलने वालों की बेएहतियाती, खामी इजहार या क़िल्लत खुलूस की वजह से उन्हें अदबी हैसियत नसीब नहीं हुई। इसीलिए मैंने तरक्की पसंद अदब की तारीफ़ में ये बात शामिल कर ली थी कि तरक्की पसंद अदब तरक्की पसंद ही नहीं, अदब भी है। शायद अब कोई साहब ये एतराज़ करें कि मैं अदब के दूर अज़गार और गैर मुताल्लिक़ मक़ासिद से बहस कर रहा हूँ। अदब का मकसद महज इंसानी तजर्बात की कामयाब तर्जुमानी है। ये तजर्बात खारजी माहौल के ज़ेर असर लिखने वाले के जहन पर मुनअकिस होते हैं। लिखने वाले को चाहिए कि उन्हें मनोअन बयान कर दे और इस तरीक़े से अपने माहौल का मंजर हू बहू हमारे सामने पेश करे। इन तजुर्बात की नौइयत क्या है और उनसे माहौल के कौन से पहलू पर रोशनी पड़ती है, हमें इससे सरोकार नहीं। मसलन अगर वो घरेलू ज़िंदगी का एक मामूली सा वाक़या नहायत खूबी से बयान करता है तो उसे क्या पड़ी है कि तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की तरह गले सड़े मज़दूरों का रोना रोया करे। मुझे तस्लीम है
کہ ادب کا فوری مقصد صرف تجربات کی ترجمانی کرنا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ یہ تجربات خارجی ماحول کے آئینہ دار ہوتے ہیں، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ادبی نقطہ نظر سے ایک حقیقی تجربہ جھوٹے اور من گھڑت تجربات سے زیادہ قابل قدر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ کسی نہ کسی تجربے کا حامل ہے۔ آپ ان سب کو تو بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کو لازماً ان میں انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے بعض تجربات اہم ہوتے ہیں، بعض غیر اہم۔ اگر ہم اپنے تجربات کو خارجی ماحول کا آئینہ دار مان لیں تو ان تجربات کی اہمیت خارجی ماحول کے ان پہلوؤں کے مطابق ہوگی جن کی آئینہ داری مقصود ہو۔ مثلاً ہمارے بہت سے ذاتی گھریلو تجربات ان تجربات سے کم اہمیت رکھتے ہیں جن کا سماج کی اجتماعی زندگی سے تعلق ہے۔ ایک ترقی پسند ان اہم تجربات کو ترجیح دیتا ہے جن کے بیان اور تجزیے سے ترقی کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے موضوعات پر کوئی قید عائد کر دی گئی ہے۔ وہ ذاتی اور اجتماعی، بنیادی اور فروعی، اہم اور غیر اہم قسم کے تجربات کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ان میں کوئی ترتیب ملحوظ رکھے اور پڑھنے والے ان کی اہمیت اور غیر اہمیت کا اندازہ کر سکیں۔ تجربات تخلیق نہیں کیے جا سکتے، لیکن ان میں انتخاب تو کیا جا سکتا ہے، اور ہم ترقی پسند ادیب سے صرف اتنا ہی تقاضا کرتے ہیں کہ اس کا انتخاب گمراہ کن نہ ہو، تاکہ اس کو پڑھنے والے زندگی کے اہم مسائل کو بھلا کر غیر ضروری تفصیلات میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ بقیہ مضمون کے اگلے حصے میں، جو اس مضمون کا آخری حصہ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آداب۔